ओम कल्याण मार्ग का पथिक 8वां भाग। बनारस कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर। बनारस में विद्यार्थी बनकर मैं संवत 1930 के पौष मास से लेकर संवत 1934 के ज्येष्ठ मास के अंत तक बराबर रहा। इस अंतर में केवल संवत 1932 का पूरा वर्ष रेवड़ी तालाब के स्कूल अर्थात जय नारायण कॉलेज में गुजारा। शेष 3.5 वर्ष बनारस कॉलेज की 4 दीवारी में ही व्यतीत किए। रेवड़ी तालाब के स्कूल में 1 वर्ष मेहमान बनकर ही काटा। असली विद्यागृह मैं क्वींस कॉलेज को ही समझता रहा। एक बात यहाँ बतला देना आवश्यक है, उन दिनों न संयुक्त प्रांत में कोई यूनिवर्सिटी थी और न पंजाब में ही। दोनों प्रांतों के विद्यार्थी एंट्रेंस से लेकर एमए तक की परीक्षा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अधीन देते थे। हाँ, संस्कृत विद्यालय विभाग अपने आप में अवश्य स्वतंत्र था। कॉलेज के प्रिंसिपल ग्रिफिथ साहब थे, जो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद इंग्लिश पद्य में करने के अतिरिक्त 4 वेदों के भी अनुवादक थे। 5 फीट से शायद 1 इंच ही लंबे हो, परंतु थे नक शिख से दुरुस्त। जैसे वामन आप थे, वैसा ही बौना भृत्य आपको मिला हुआ था। उसने भी साहब बहादुर के अनुकरण में गलमुच्छे रखे हुए थे। ग्रिफिथ साहब एक टांग से लंगड़े हो चुके थे। इसका कारण भी विचित्र था। कवि ही तो ठहरे। टमटम इतनी ऊंची बनवाई कि जब एक सड़क से दूसरी सड़क की ओर घुमाने लगे तो गला तार में फंस गया और साहब शेष जीवन भर के लिए लंगड़े हो गए। लंगड़ी टांग की ओर बूट की एड़ी हील जरा ऊंची रखवाते और ऐसी सावधानी से चलते कि देखने वाले को टांग का व्यंग प्रतीत न होता था। शौकीन ऐसे थे कि नया कोट व नई पतलून पहिरते समय यदि तनिक भी बेढब मालूम हुई तो बाहर के बरामदे में फेंक दी गई। जो भी भृत्य उपस्थित हुआ उसके भाग्य उदय हो गए। बंगले की सजावट जगत प्रसिद्ध थी। ऐसा कोई ही हतभाग्य विद्यार्थी होगा जिसने गलमुच्छे वाले बौने भृत्य को 98 व रुपया देकर प्रिंसिपल साहब की अनुपस्थिति में उनकी नरम गद्दे वाली कोचों और कुर्सियों का आनंद न लूटा हो। कवि ने विवाह तो किया नहीं था, परंतु बीच के सड़क की दूसरी ओर एक कोठी किराए पर लेकर अपनी सदा सुहागिन प्रिया को रखा हुआ था। नाजुक मिजाज इतने कि यदि कोई उनकी ओर आगे बढ़े तो पीछे हटते जाते थे। साधारण पुरुष के मुंह से निकली अपान वायु को सहन नहीं कर सकते थे। प्रायः बोलते बहुत धीरे थे और इसीलिए मिलने वाले को आगे बढ़ना पड़ता था, परंतु जब पढ़ाते तो गरज ऐसी होती थी कि एक एक शब्द स्पष्ट सुनाई देता। शायद गले की सारी शक्ति का संचय उसी समय के लिए कर छोड़ते थे। मेरे अंग्रेजी प्रोफेसर की बीमारी पर एक बार संवत 1934 में उन्होंने मेरी कक्षा को 1 सप्ताह तक इंग्लिश पद्य पढ़ाया था, जिसे मैं कभी नहीं भूला। संस्कृत विभाग के उपाचार्य पहले गफ साहब थे, जिनका नाम संस्कृत के आंदोलन में कुछ कुछ लिया जाता है। ग्रिफिथ साहब के स्थान में उनके प्रिंसिपल बनने पर डॉक्टर थीबा जर्मनी से लाए गए। उनकी विद्या और विशेषतः परिश्रम की धूम मची हुई थी। गर्मियों में रात को आंधी में न बुझने वाला लैंप जलाकर 11 बजे तक उन्हें पढ़ते देख एक आदमी ने आश्चर्य प्रकट किया।
उत्तर मिला कि रात को गणित का फिर से अभ्यास किया करते हैं और इस प्रकार किसी भी पढ़े हुए विषय का ज्ञान बासी नहीं होने देते थे। आते ही पंडित बाल शास्त्री से दर्शन शास्त्र का पढ़ना और संस्कृत संभाषण का अभ्यास आरंभ कर दिया। थोड़े दिन पीछे ही षाण्मासिक परीक्षा में संस्कृत के परीक्षक हुए, एक भी अनुत्तीर्ण न हुआ। यह पहले यूरोपियन थे जिनकी दाढ़ी के साथ मोछों का भी सफाया मैंने देखा। प्रसिद्ध यह था कि धर्मशास्त्र में उच्छिष्ट की निंदा देखकर इन्होंने मूंछ मुड़ा ली है, जिससे बालों में उच्छिष्ट न फंस जाए। गणित के प्रोफेसर मिस्टर राजर्स भी अपने विषय में निपुण थे और उन्हीं के पढ़ाए हुए उनके शिष्य लक्ष्मी नारायण मिश्र सहायक प्रोफेसर थे और पीछे से गणित और साइंस दोनों के प्रोफेसर हो गए। इंग्लिश के प्रोफेसर किबल प्रिंसिपल साहब की अपेक्षा भी नाटे थे, परंतु हर समय उनकी नस नस फड़कती रहती थी और हंसमुख इतने थे कि उनसे पढ़े हुए विद्यार्थी का जी नहीं उगता था। परंतु मेरे होते हुए ही किबल साहब चले गए और उनके स्थान में पल्टन की क्लार्की और स्कूल मास्टरी से बढ़ते बढ़ते चार्ल्स डाड स्थानापन्न प्रोफेसर होकर आए, जिनका सारा बल विद्यार्थियों के उच्चारण शुद्ध करने की ओर लगता था। इतिहास के प्रोफेसर इंग्लिस्तान से एक सिफारशी युवक बुलाए गए, जिनको अयोग्यता के कारण कोई डिग्री न मिल सकी तो उन्हें बनारस कॉलेज के गले मढ़ा गया। इनको विद्यार्थी बहुत तंग किया करते थे और इनकी इतिहास से अनभिज्ञता पोल खोला करते थे। अंग्रेजी के सहायक प्रोफेसर दो हिंदुस्तानी MA थे, एक बालकृष्ण भट्ट और दूसरे उमाचरण मुखर्जी। ये दोनों भी अपने विषय में बहुत योग्य थे, जिनमें भट्ट जी तो सदाचार की मूर्ति थे। दोनों ही कॉलेज के अतिरिक्त एंट्रेंस की दोनों कक्षाओं को भी पढ़ाया करते थे। रह गए दो प्रोफेसर उन विषयों के जो गौण समझे जाते हैं। अंग्रेजी उस समय मुख्य भाषा समझी जाती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूलों और कॉलेजों में अब भी मुख्य भाषा अंग्रेजी और संस्कृत तथा फारसी अरबी दूसरी व गौण भाषा अर्थात सेकंड लैंग्वेज समझी जाती है। संस्कृत के उपाध्याय पंडित रामजसन थे, जो प्रिंसिपल ग्रिफिथ को संस्कृत से अंग्रेजी उल्था में भी सहायता देते थे। इसके अतिरिक्त किसी विशेष आश्रय पर इनका ग्रिफिथ साहब पर बड़ा अधिकार भी था। यही कारण था कि इनके बड़े लड़के लक्ष्मी शंकर मिश्र MA पास करते ही प्रोफेसर बन गए। दूसरे उमाशंकर MA में फेल होकर बिजनौर जिला के ताजपुर के राजा के पुत्रों के अध्यापक नियत होकर भेजे गए और तीसरे रमाशंकर मिश्र MA परीक्षा उत्तीर्ण होते ही पहले बनारस कॉलेज में गणित के सहायक प्रोफेसर और फिर नए अलीगढ़ में स्थापित एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज के गणित के मुख्य प्रोफेसर बनकर गए थे। दूसरे गौण विषय अर्थात फारसी अरबी के मुख्य उपाध्याय का नाम मौलवी साहब के अतिरिक्त मुझे और कुछ याद नहीं और उस समय भी उनके सब शागिर्द उन्हें मौलवी साहब करके ही जानते थे। मौलवी साहब ने अपने किसी शिष्य को भी संबोधन करते हुए सिवाय बरखुरदार अर्थात चिरंजीव के और किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। यूं तो मौलवी साहब के क्लास में बैठे हुए भी लड़के निचल्ले न बैठते थे, परंतु जब मौलवी साहब किसी काम के लिए कमरे से बाहर जाएं तो कोलाहल का पारावार न रहता था। मौलवी साहब ने लौटकर बाह पसार कर घुमाई और कहा, हिश। शागिर्द अपनी अपनी जगह बैठ गए। फिर भी कोई शरारत करता रहा तो हुक्म हुआ, कामता प्रसाद बेंच पर खड़े हो जाओ। कामता मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। एक पर बेंच पर और एक अभी भूमि पर ही था कि बोला, मौलवी साहब अज खुर्दा खता अज बुजुर्गा आता।
अर्थात छोटों से अपराध और बड़ों से क्षमा। बुजुर्ग प्रेम की मूर्ति मौलवी साहब बोले, अच्छा बरखुरदार, बैठ जाओ। एक बड़े नटखट लड़के ने भी, जो कई बार बख्शा जा चुका था, ऐसा ही अमल किया। मौलवी साहब बोले, हर रोज ईद नेस्त किहलवा खुरद कसे। लड़का था हाजिर जवाब, हाथ बांधकर बोला, मेरे बुजुर्गवार मौलवी साहब, कर महाए तो मारा करद गुस्ताख। मौलवी साहब की आंखें डबडबा गई, बोलने का साहस न हुआ और इशारे से उसे बैठने की आज्ञा दी। पढ़ाने के समय भी शोर मचता रहता था, परंतु जब कोई आवश्यक नोट देना होता तो मौलवी साहब कहते, पर खुरदारान, अब मतलब की बात आई, जरा गोश होश से सुनो। बस सन्नाटा हो जाता। उस समय रुमाल गिरने का शब्द भी सुनाई देता। मौलवी साहब ने नोट लिखा दिया और चहल पहल वैसी ही फिर हो गई। अपने मौलवी साहब के पैतृक प्रेम का जब स्मरण आता है तो अब भी दिल भर जाता है और हिंदू मुसलमानों के झगड़ों को देखकर बड़ा कष्ट होता है। जिस पवित्र भूमि ने दोनों को जन्म दिया, जिसके अन्न जल ने उन्हें पाला, जिस गंगा के शीतल जल ने शांति देने में हिंदू मुसलमान ईसाई में कोई भेद नहीं किया, उस मातृभूमि के पुत्र आपस में लड़ झगड़ कर माता को सताते हैं, यह कैसे कष्ट की बात है। परंतु जिस समय का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उससे पहले भी संवत 1923 में चंद्रनगर के फरासीसी चीफ जस्टिस लुइस जकालियत ने काशीपुरी में पहुंचकर लिखा था, जो ही मैंने मांझी को अपना बजरा शिवजी के घाट पर बांधने का हुक्म दिया, त्यों ही एक घटना ने मुझे आश्चर्यित कर दिया। हिंदू और मुसलमान बनारस के घाटों की सीढ़ियों पर बिना भेदभाव के इकट्ठे नहा रहे थे। यद्यपि पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी सदा मूर्ति पूजा के विरुद्ध और तलवार के साथ युद्ध करते रहे हैं, परंतु औरंगजेब के शासन काल से पहले वे अपने पराजित शत्रु के पवित्र तीर्थ का मान करते रहे थे। मेरे सामने काशी में सर सैयद अहमद की बदौलत हिंदू मुसलमानों में परस्पर के विद्वेष की बुनियाद पड़ने लग गई थी, परंतु मेरे पूज्य मौलवी साहब के ढर्रे के मुसलमान उस विरोध को देखकर दुखी होते थे। स्कूल विभाग के अध्यापक भी अन्य स्कूलों के अध्यापकों की अपेक्षा अधिक योग्य थे, परंतु मेरे शिक्षकों का वर्णन बिना उस समय के हेडमास्टर की संक्षिप्त जीवनी के अधूरा रहेगा। जहाँ प्रिंसिपल असाधारण पुरुष थे, वहाँ हेडमास्टर भी एक विशेष व्यक्तित्व के स्वामी थे। मथुरा प्रसाद मिश्र, जो अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए MPM लिखा करते थे, बनारस कॉलेज की विशेषताओं की जान थे। सर्वसाधारण में उनका नाम था मथुरा मास्टर। उनकी आकृति विचित्र थी, लंबाई में 6 फीट से भी कुछ सिर निकाले हुए, रंग सावले से भी एक आध पानी चढ़ा हुआ, शरीर के अंजर पंजर गिन लो, सिर पर पंडिताऊ पगड़ी, पैर में सफेद पायताबे पर हिंदुस्तानी जूती चढ़ाई हुई, धोती लंबी छोड़े और अंगरखा के ऊपर मांधाता के समय का लंबा चोगा फैलाए, उसके भी ऊपर बिना तह खोले दुपट्टा लटकाए डग बढ़ाए जाते देखकर किसे विश्वास आ सकता था कि डॉक्टर वैलेंटाइन से प्रसिद्ध भाषा भाषी अपूर्व विद्वान के अपूर्व शिष्य और बनारस कॉलेजिएट स्कूल के हेडमास्टर जा रहे हैं। परंतु जब उनको मिलते ही उनकी आंखों पर दृष्टि पड़ती थी और उनकी धारा प्रवाह वाणी की लहरें चल पड़ती थी, तब समझ में आ जाता था कि न केवल अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य का कोश ही उनके अंदर सुरक्षित है, प्रत्युत प्रबंध की निपुणता उनके आगे हाथ बांधे खड़ी रहती है।
अध्यापकों और विद्यार्थियों दोनों पर उनका तेज छा जाता था और जब कभी वह अपने कमरे से हॉल में निकलते तो स्कूल क्लास तो क्या, कॉलेज के कमरों में भी सन्नाटा छा जाता था। वे पढ़ाने के समय सदा खड़े रहते। प्रत्येक विद्यार्थी को उनकी आंखें अपने ऊपर ही गड़ी हुई प्रतीत होती थी। मथुरा मास्टर न बीए थे और न एमए, परंतु जब कभी अंग्रेज साहित्य सेवी तथा बड़े अफसर भी आ जाते तो इनका शुद्ध उच्चारण और ललित भाषा का प्रवाह देखकर आश्चर्य में रह जाते और सारी बातचीत का ठेका मथुरा मास्टर ही ले लेते। इनका बनाया त्रैभाषिक कोश अर्थात ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी देर तक स्कूलों में काम देता रहा। मैंने 1 वर्ष मथुरा मास्टर से पढ़ा है। उन्हीं के कारण बनारस कॉलेज के विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण और शुद्ध आंग्ल भाषा बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। यह था विद्वान मंडल जिसकी छत्र छाया में मैंने काशी के अंदर 3.5 वर्ष से अधिक व्यतीत किए, परंतु शुष्क पुस्तक पाठ के अतिरिक्त मुझे उन 6 घंटों में जो भी मैं विद्यालय में नित्य बिताता था, इन विद्वानों से एक भी शिक्षा जीवन सुधार के लिए न मिली। वह शिक्षा की विधि अब तक भारत संतान के जीवन को खोखला कर रही है और जो कहीं कहीं उसके विषधर प्रभाव को दूर करने का यत्न होता है वह भी पूर्णतया फलदायक नहीं होता। क्रमशः